Hello everyone. In this video we will continue further with D block elements. Okay. हाँ, जब हम लोग D block elements की बात करते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम लोग और D block element की जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे. सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि D block elements के जो सारे कंपाउंड्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर कलर्ड एंड कलर के पीछे का रीजन क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था. अब इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. व्हेन वी टॉक ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यूजुअली कोई भी मटेरियल जो होता है ना इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, आइदर एज डायामैग्नेटिक which means repelled by magnetic field or paramagnetic. Paramagnetic is basically attracted by magnetic field. अब हम लोगों ने जब सॉलिड स्टेट पढ़ा था तो अब हम लोगों ने फेरोमैग्नेटिज्म भी पढ़ा था. फेरोमैग्नेटिज्म मतलब वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. Now the question is ये पैरामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिज्म ये आता कहां से? ओके, सो पैरामैग्नेटिज्म के लिए what is necessary is presence of unpaired electrons. So paramagnetism arises due to the presence of unpaired electrons. ठीक है ना. हर एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ दो टाइप के मोमेंटम्स एसोसिएटेड होते हैं. सो हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ दो टाइप के मोमेंटम्स एसोसिएटेड होता है. फर्स्ट वन इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड दूसरा जो होता है दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ओके, ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्पिन क्वांटम नंबर सी चार टाइप के क्वांटम नंबर्स होता है ना. तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये स्पिन क्वांटम नंबर से एस से आता है. एंड ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये कब ऑब्जर्व होता है? दिस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज ऑब्जर्व्ड व्हेन an orbital can be rotated into some other orbital. It is observed when orbital can be rotated into some other orbital. See, इसके और डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब px है. ओके, आपका px ऑर्बिटल है, इट इज अलोंग x एक्सिस. अब आप इस px ऑर्बिटल को अगर जो 90 डिग्री से रोटेट करते हो तो 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू py. सो इन दिस केस वन ऑर्बिटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर ऑर्बिटल बाय रोटेशन. तो ऐसे केस में जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होता है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कंट्रीब्यूट करता है. बट इन द केस ऑफ डी ऑर्बिटल्स के केस में क्या होता है कि आप अगर जो डी एक्स वाई देखोगे तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल ऐसा होता है. वन लोब इज अलोंग एक्स एक्सिस. लोब नहीं कहूंगा मैं, वन डम्बल इज अलोंग एक्स एक्सिस, वन डम्बल इज अलोंग वाई एक्सिस. सो दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. डी एक्स वाई नहीं, सॉरी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ओके, एंड इफ यू टॉक ऑफ डी जेड स्क्वायर तो डी जेड स्क्वायर इज अलोंग जेड एक्सिस ना. And yes, this is your dz square orbital. अब dx square y square को आप कैसे भी रोटेट करो cannot be converted into dz square. So due to this ये orbital angular momentum का जो contribution होता है वो contribution is ignored, मतलब वो उसका contribution इतना नहीं होता. तो यूजुअली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में क्या होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में जो भी पैरामैग्नेटिज्म आता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है, इट इज यूजुअली ड्यू टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम. ओके,
So in such cases, when we talk of magnetic moment, we only talk of spin on the magnetic moment. So for d block elements, we are only talking of spin on the magnetic moments. एंड ये जो स्पिन ऑन दी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसकी वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू. आप जो यहाँ पे यूनिट लगाओगे, दैट यूनिट इज बेसिकली बोर मैग्नेटोन. ओके, यहाँ पे n जो है, n इज बेसिकली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Okay, so n represents the number of unpaired electrons. Now if I have to give you an example, let me give you an example. Okay, let's say आपको एक कंपाउंड दिया गया है FeCl3. Now FeCl3 में आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्या होगा? क्लोरीन का होता है -1. -1 इंटू 3 इज -3. तो आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज +3, राइट. अब आयन Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज आर्गन 3d6 4s2. Now when I say Fe+3 का जो कंट्रीब्यूशन, Fe+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा दैट विल बी आर्गन 3d5 4s0. आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स हटाने हैं, आप 2 यहां से हटाओगे, 1 यहां से हटाओगे. ओके, नाउ आर्गन 3d5 4s0. व्हेन वी टॉक ऑफ आर्गन 3d5, वन 2 3 4 5, एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल के अंदर जाएगा ना. सो जब एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल के अंदर जाएगा तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से 5 ऑर्बिटल्स के अंदर जाएंगे. सो यू हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इनका मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस केस? तो आप वापस यही फॉर्मूला यूज करोगे. सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2. सो n की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 2 इज 7. So root 35, that is 5.95 Bohr magneton. This is your magnetic moment, but this is a significantly large number. ये 5 unpaired electrons मतलब बहुत सारे unpaired electrons हो गए ना. ठीक है. अच्छा, अब ना there are something called as high spin complexes, low spin complexes. तो ये जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करेंगे ना, तो उस टाइम पे ये कवर हो जाएगा कि मतलब कई बार ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे. ये सिंगली फिल्ड है ना, तो उस केस में सिंगली फिल्ड नहीं होंगे, पेयर होते जाएंगे. तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग जब व्हेन वी डू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो उस टाइम पे हम लोग ये चीजों के बारे में पढ़ेंगे. बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, अच्छा, अदर वे राउंड कई बार आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाएगा एंड आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है. इट इज वेरी वेरी सिंपल. अच्छा, आपको जो भी मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाता है ना, दिस नंबर विल ऑलवेज टेल यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इट इज वेरी सिंपल. आंख बंद करके आप बस ये जो पहला नंबर होता है, इट टेल्स यू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो फॉर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मोस्टली जिनका D0 या D10 कन्फिग्रेशन है उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि D0 में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. या D10 में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे. तो उस केस में क्या होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं. तो मटेरियल जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, सॉरी डायामैग्नेटिक होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट जिंक कंपाउंड्स okay, are diamagnetic.
Okay. Now most zinc compounds are diamagnetic. The reason is because कि zinc का जो common oxidation state होता है that is +2. +2 oxidation state में zinc का जो configuration होगा 3d10 4s0. Now if you look at d10 configuration में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पेयर्ड होंगे ना, 3 4 5 6 7 8 9 10. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सही नहीं, तो आपकी n की वैल्यू 0 होगी, देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट विल आल्सो बी इक्वल टू 0. तो Zn+2 के केस में योर मैग्नेटिक मोमेंट इज 0. ठीक है. एंड D0 कॉन्फ़िगरेशन में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा. बाकी D1 से D9 अगर जो कॉन्फ़िगरेशन है तो all those materials would be paramagnetic in nature. अगर जो unpaired इलेक्ट्रॉन हुआ तो obviously paramagnetic होगा. ठीक है. Okay. The next property that we are going to look at is formation of complex compounds. Now ये ना डिटेल में एक नेक्स्ट चैप्टर है जो हम लोग देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके एक नेक्स्ट चैप्टर है that we will study in detail. यहाँ पे बस मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होता है. सी बहुत सारे ये कंपाउंड्स को ना हम लोग ऐसे दिखते हैं जैसे हम लोगों ने शायद उसमें पढ़ा था, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज FeCN6, एंड आपको वैंट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना था. तो बॉक्स ब्रैकेट में हम लोग जब ये चीजें दिखते हैं तो इनका मीनिंग क्या होता है. सी इनका मीनिंग ऐसे होता है कि ये जो आपका ग्रुप है ना, इट हैज गॉट लोन पेयर्स. इसको कहा जाता है लिगेंड्स. लिगेंड्स क्या होता है? दीज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स. दीज आर योर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. ओके. ये जो Fe होता है ना, Fe हैज गॉट अनपेयर्ड एम्प्टी ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स या s and p orbitals. Okay. Now this has got empty orbitals, this has got lone pair. तो ये क्या करता है, ये ना इस empty orbital में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. So say for example Fe+3 है. Okay. Now Fe+3 का configuration होता है argon 3d5 4s0. मान लो ये d ऑर्बिटल्स में तो पांचों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जैसे इस तरह से, बट 4s एम्प्टी है, 4p एम्प्टी है, और हमें पता है ना इनकी एनर्जी जो होती है वो बहुत पास में होती है. तो ये जो Cn होता है ना, ये जो आपका लिगेंड होता है, इसके पास ये लोन पेयर होती है, एंड ये जो लोन पेयर होती है ये इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में डोनेट करता है. एंड यहाँ पे इस तरह के कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनता है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म. सो इसलिए इन कंपाउंड्स को कहा जाता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. ओके. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बिकॉज they have got lots of empty orbitals which have got similar energies. Okay. And these empty orbitals, जैसे आगे 4s 4p के बाद 4d orbitals भी है, या कई बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है और पेयरिंग हो जाने की वजह से ये ऑर्बिटल्स भी खाली हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाता है. तो ड्यू टू दीज एम्प्टी ऑर्बिटल्स विच हैव गॉट ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, तो इनके वजह से क्या होता है, इनके वजह से ये जो डोनर्स होते हैं ना, लिगेंड्स होता है, वो लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है. एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने के बाद जो कंपाउंड्स बनता है वो, इनको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. तो ये जो डी ब्लॉक है, दे हैव गॉट अ वेरी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. अच्छा, सो अभी we'll just write down the reason कि what is the reason कि why can they form good complexes. So there are basically 3 reasons for it. The first reason is smaller size. The second reason for it is high ionic charge. And the third reason for it is availability of
empty d orbitals for bond formation. So these are the three factors due to which d block elements can form very good complexes or very good coordination complexes. Okay. अब इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज बेसिकली द कैटालिटिक प्रॉपर्टी. ओके, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बिहेव लाइक वेरी गुड कैटलिस्ट्स. Now what is the reason for this? Again the reason is same thing, presence of unpaired electrons or empty orbitals presence of unpaired electrons in d orbitals or the presence of empty orbitals. See क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ये हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ा हुआ है. अल्कीन्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स की अगर जो हम लोग बात करें, सो जैसे C2H4 है प्लस H2, सो यू विल गेट C2H6. यूजुअली ये रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए हम लोग निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट यूज करते हैं. हाँ, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए कैटलिस्ट क्या एग्जैक्टली करता है, लेट्स ट्राई टू लुक एट दैट. सो इफ यू टॉक ऑफ निकल, निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज आर्गन 3d8 4s2. ओके, now when I say 3d8 4s2, if you look at 3d orbitals के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, you can see that there are two unpaired electrons present over here. Okay, now let's say ये आपका निकल है. Okay, ये निकल का सरफेस है. So these are your nickel atoms. Now we know that in nickel atoms के अंदर ये unpaired electrons इस तरह से present है. Now in unpaired electrons की tendency होती है pair up होने की. अब when you look at this reaction, ये reaction carry out करने के लिए see C2H4 के अंदर you have CH2H2. आपको ये जो pi bond है, you have to ideally break this pi bond and it is usually easy to break this pi bond. ये pi bond break करना कोई difficult नहीं होता. ओके, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना तो सिंपल है, बट आपको साथ साथ में ये बॉन्ड भी ब्रेक करना होता है. अब ये बॉन्ड को हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यू विल नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके, ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को अवॉइड करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मान लो ऐसे पास में लेके आते हो, तो बिकॉज निकल हैज गॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, निकल ना ये बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये एक बार ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इवन हाइड्रोजन एटम विद हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ईच हाइड्रोजन एटम विल गेट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट. ये HH बॉन्ड अगर जो आप ब्रेक करते हो तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है, हर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब ये जो हाइड्रोजन एटम्स है, ये निकल एटम्स के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके साथ ये बॉन्ड्स बना सकते हैं ना, दे कैन फॉर्म बॉन्ड्स दिस वे. समझ में आ रहा है आपको? तो बेसिकली निकल कैटलिस्ट या प्लैटिनम या पैलेडियम आपको इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है. एंड इसके वजह से जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ये जो आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऐसी कम हो जाती है. यू नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कैरी आउट दिस रिएक्शन और टू इनिशिएट दिस रिएक्शन. ठीक है, फाइन. सो दैट इज व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बिहेव लाइक वेरी गुड कैटलिस्ट बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या कई बार ऐसे होता है कि बिकॉज दे हैव गॉट एम्प्टी ऑर्बिटल्स, कोई ना कोई एक रिएक्टेंट जो है वो इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बना के वहां पे सेटल हो जाएगा. सी अगर जब आप सेटल नहीं करोगे तो क्या होगा पता है? अब यहां पे मान लो कि आप कोई कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हो, तो ये आपके मान लो C2H4 मॉलिक्यूल्स है.
ओके एंड ये जो है आपके ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, दीज आर ऑल योर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. नाउ एक दूसरे के साथ टकराने के बाद इफ दे जस्ट कोलाइड विथ ईच अदर, देयर आर चांसेस कि कोलिजन सही से नहीं होगा, या कई बार ऐसा होगा कि अपने आप में ही ये कोलाइड कर जाएंगे, ये इसके साथ हाइड्रोजन के साथ कोलिजन ही नहीं होंगे. तो बहुत सारे जो आपके कोलिजन्स है ना, ये बहुत सारे कोलिजन्स वेस्ट हो जाएंगे, दे विल नॉट लीड टू अ केमिकल रिएक्शन. बट अगर जो आप इन हाइड्रोजन्स को इस तरह से फिक्स कर देते हो तो क्या होगा कि फिक्स करने के बाद ये जो आपके C2H4 मॉलिक्यूल्स है, these C2H4 मॉलिक्यूल्स दे विल गो एंड अटैक these हाइड्रोजन एटम्स. सो हाइड्रोजन एक बार फिक्स हो गए तो कोलिजन्स की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है. सो दैट इज व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिहेव लाइक वेरी गुड कैटलिस्ट्स, दे बिहेव लाइक वेरी गुड कैटलिस्ट्स. ओके. नाउ आपको क्या याद रखना है कि आप अगर जो टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, तो टेक्स्ट बुक में इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं एंड इन्होंने आपको ये भी दिया हुआ है कि कौन सा कैटलिस्ट कौन से रिएक्शन में यूज किया जाता है. सो जैसे फॉर एग्जांपल वेनेडियम ऑक्साइड जो है इट इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, या फाइनली डिवाइडेड आयन इज यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस, या निकल इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस. तो ना ये जो चीज है ना, ये आपको याद रखनी है. यू हैव टू रिमेंबर दीज कैटलिस्ट्स. ओके, कि कौन से रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा. ओके, फाइन. सो आई होप कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्लियर टू यू. उसके बाद अब हम लोग जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. ओके, Now when I say formation of interstitial compounds क्या होता है? So say for example you have iron. Okay. Now iron जो है, आप iron का अगर जो स्ट्रक्चर देखोगे तो उसका एक ऐसा प्रॉपर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है. हम लोगों ने एटॉमिक ये क्या कहते हैं सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ है कि ऐसे इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं FCC, BCC, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हुए हैं. तो मान लीजिए ऐसा इस तरह का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है. ये स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद आपको पता है कि टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक वॉइड्स प्रोड्यूस होता है. टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिक वॉइड. हाँ, इन वॉइड्स के अंदर जो है ना छोटे छोटे आइटम्स जाके फिट हो सकते हैं. सो जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल एटम्स एंड दीज स्मॉल एटम्स कैन गो एंड फिट इन द होल. नाउ होल में फिट होने के बाद इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. एंड दीज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स दे आर आल्सो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक. ओके, दे आर आल्सो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इन नेचर, मतलब इनका कोई ऐसे प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होता. ठीक है. सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अब इन चीजों के वजह से क्या होता है, इन चीजों के वजह से ना काफी सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट NCERT, शेयर अ पेज विथ यू. ओके ओके, ये देखो, ये आपके जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं इनका कोई ना, दे आर यूजुअली नॉन स्टोइशियोमेट्रिक. ओके, एंड आर नाइदर टिपिकली आयोनिक नॉर कोवैलेंट. कोई ऐसे बॉन्ड्स नहीं होते यहाँ पे बस क्या होता है कि व्हेन स्मॉल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिसेस ऑफ द मेटल्स, देयर आर नो बॉन्ड्स एज सच फॉर्म्ड. बस छोटे एटम्स जो होते हैं ना वो गैप्स के अंदर फिट हो जाता है. ओके, सो इसलिए ये फॉर्मूले इसका भी कोई सेंस नहीं बनता. मतलब ऐसा कोई ये परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि हर बार 4 मैंगनीज एटम्स के बीच में ही एक नाइट्रोजन होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है. ओके, नाउ देयर आर द प्रिंसिपल फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ these compounds are as follows. They have a high melting point, higher than those of pure metals. You have to remember this. They are very hard. Okay, some borides मतलब जहां पे बोरॉन फंसा हुआ होता है उसको हम लोग कहेंगे बोराइड्स.
दे अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, इतने ज्यादा हार्ड वो हो जाता है. ओके, they retain metallic conductivity and they are chemically inert. These are the 4 properties that you have to remember. Okay. Okay, the next property that we are going to look at is basically alloy formation. Okay. हाँ, जब हम लोग अलॉय फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अलॉयज क्या होते हैं? इट इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ मेटल्स. नाउ व्हाई डू डी ब्लॉक एलिमेंट्स easily form alloys? The reason is simple. It has something to do with size. Okay, D block elements have got similar sizes. Now because they have got similar sizes, इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से ये होता है, मान लो आप किसी एक एटम को हटा भी दो. ओके, ये ऐसा कुछ है, एक एटम को आपने हटा दिया, बट बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव गॉट सिमिलर साइजेस, जैसे कॉपर एंड जिंक का साइज बहुत सिमिलर होता है, तो इसके वजह से क्या होता है कि मान लो कि ये सारे आपके कॉपर एटम्स है, आपने कॉपर एटम को हटा भी दिया, बट बिकॉज जिंक का साइज सेम है, जिंक एटम आराम से कॉपर एटम को सब्सटीट्यूट कर सकता है, वहां पे फिट हो सकता है. तो इस तरह के अलॉयज फॉर्म हो सकता है. अच्छा, अलॉय नॉन मेटल्स के साथ भी फॉर्म हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टील जो है, स्टील क्या होता है? इट इज बेसिकली आयन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कार्बन जब ट्रैप हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं स्टील. So alloys जो होते हैं, alloys can be of 2 types. Either they can be a substitution alloy, जैसे इस केस में है कि zinc has substituted copper atom, और alloys can be your interstitial alloys, जहां पे एक छोटा सा एटम जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जाके फिट हो जाता है. ओके, सो इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन फॉर्म गुड अलॉयज. हम लोग एनसीईआरटी में से ये पढ़ते हैं सो दैट ये चीजें और थोड़ी क्लियर हो जाएंगी. ओके, सी एन अलॉय इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स. अलॉयज में बी होमोजीनियस सॉलिड. होमोजीनियस मतलब एक सिंगल फेज, आपको ऐसे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि अरे ये कॉपर का एटम है, ये जिंक है. वो एक होमोजीनियस होता है, मतलब आपको एक ही मटेरियल दिखाई देता है. इन विच द एटम्स ऑफ वन मेटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली अमॉन्ग द एटम्स ऑफ द अदर. सच अलॉयज आर फॉर्म्ड बाय एटम्स विथ मेटालिक रेडियाई दैट आर विद इन अबाउट 15% ऑफ ईच अदर. मतलब जो एटम्स जिनकी साइज एक दूसरे से ऑलमोस्ट मैच करती रहती है, हार्डली 15% या उससे कम का डिफरेंस हो, उस केस में यह अलॉय फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल होता है. Because of similar radii and other characteristics of transition metals, alloys are readily formed by these metals. The alloys so formed are hard and have high melting points. The best known are ferrous alloys. Okay, ferrous is iron. Chromium, vanadium, tungsten, molybdenum and manganese are used for the production of variety of steels and stainless steel. Alloys of transition metals with non-transition metals such as brass, okay, it is between copper and zinc. See, zinc transition metal नहीं होता ना, हम लोग zinc को transition metal नहीं कहते. And bronze, copper and tin are also of considerable industrial importance. ये जो 2 examples है, ये examples आपको याद रखना है और आपको ये reason याद रखना है कि because of similar radii and other characteristics of transition metals. ठीक है, सो आई होप यू हैव दीज प्रॉपर्टीज, अंडरस्टूड दीज प्रॉपर्टीज. इनके पीछे की रीजनिंग आपको कुछ कुछ समझ में आ चुकी है. ठीक है, एक ब्रॉड आइडिया आपको इनकी होनी चाहिए, और जहां जहां पे जो जो एग्जाम्पल्स है ना, वो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं. ठीक है, ओके, देन वी विल स्टॉप दिस वीडियो ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट वीडियो में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग आगे अब और कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, चलो देन, बाय एवरीवन.